हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से गुरु केंद्र क्लासेस में आपका स्वागत है। तो सिलेक्शन सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आज हम लोग करेंगे हिंदी का। ये आपका यूपी SSS जूनियर असिस्टेंट 5512 पद, यूपीपी री एग्ज़ाम, यूपीएसआई, यूपी ASI, लेखपाल, BDO, अन्य सभी एग्ज़ाम जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है, ये सिलेक्शन सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो कृपया आप लोग देखें और अपने आप को जांचें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? व्यवसायियों के मध्य, सरकारी अधिकारियों के मध्य, सगे संबंधियों के मध्य, पाठक और संपादकों के मध्य। तो वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सगे संबंधियों के मध्य जो है हमारा वैयक्तिक पत्र क्या होता है, लिखा जाता है। जैसे हम अपने परिवार सदस्यों को कोई पत्र लिख रहे हैं, मित्रों को लिख रहे हैं, ठीक है। तो संबंध, वैयक्तिक पत्र का आधार क्या होता है, व्यक्तिगत संबंध। क्वेश्चन नंबर 2, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? तो आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो दूसरे का सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम से प्रस्तावित किया। ठीक है, आइए और भी इसमें देख लेते हैं। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के लिए वीरगाथा काल किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, ठीक है ना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा था, इसी को चारण काल कहा था, क्या संधि काल कहा था। राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा था, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? होठ, सूरज, पानी, सोना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 का इसमें बहुवचन होठ। होठ का प्रयोग सर्वदा बहुवचन में किया जाता है। बहुवचन संबंधित अन्य शब्द कौन कौन से हैं? अक्षत हो गया, दाम हो गया, आंसू हो गया, दर्शन हो गए, लोग हो गया, प्राण हो गए। ये सारे सदैव यानी हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। और होठ का लिंग अगर हम देखें तो होठ का लिंग क्या है, पुल्लिंग है। क्या है इसका लिंग, क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ई, आ, औ, ए। तो 4 का सही आंसर क्या है, स्वर कंठ तालव्य कौन सा स्वर इसमें से है? तो यहाँ पे हम बात करें तो ए और ए जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंठ तालव्य होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा क्या, डी। ठीक है, अगर ओ और औ की बात करते हैं तो कंठोष्ठ होते हैं। ठीक है, आ और बड़े आ की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। ई और बड़ी ई की बात करें तो ये तालव्य से बोले जाते हैं, यानी तालु से बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? समीक्षा, सामीक्षा, समीक्षा, समक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या है कि समीक्षा की शुद्ध वर्तनी क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, एक बार फिर से शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? शुश्रूषा, 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 श्रूषुषा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का शुद्ध वर्तनी क्या है, तो शुश्रूषा, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या है, शुश्रूषा। क्वेश्चन नंबर 7, मातृनाम का शुद्ध संधि विच्छेद। यहाँ पे आपको संधि विच्छेद बताना है कि मातृनाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो मात धन ऋणाम, मातृधन ऋणाम, मात धन ऋणाम, मातृधन ऋणाम। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या है, मातृधन ऋणाम, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है।
ठीक है। यहाँ पे अगर हम संधि की बात करें तो यहाँ इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है। एक बार फिर से संधि का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा? प्रत्याघात, 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 प्रत्याघात। तो 8 का सही आंसर क्या है कि प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रत्याघात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 समास से संबंधित है। धीरे धीरे का समास है। धीरे धीरे का समास है। द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या है? 9 का सही आंसर है बी, यानी अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के और भी उदाहरण देखते हैं। भरपेट, भरपेट में भी क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। अनजाने, अनजाने में क्या है? अव्ययी भाव समास है। दिनों दिन, दिनों दिन में भी क्या है? अव्ययी भाव समास है। रातों रात क्या है? कानों कान, हाथों हाथ, बीचों बीच, धीरे धीरे, इन सभी में क्या है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है द्विगु समास। यानी द्विगु समास का अगर हम देखें उदाहरण, इसकी परिभाषा क्या होती है कि द्विगु समास में जो पहला पद होता है वो संख्या को व्यक्त करता है। ठीक है ना? किसको व्यक्त करता है? संख्या को व्यक्त करता है। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि वो तीसरे शब्द को इंडिकेट करता है, यानी जो शब्द लिखा रहता है उस शब्द को ना इंडिकेट करके क्या होता है? अन्य अर्थ देता है। जैसे चक्रधर अर्थात भगवान विष्णु। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है क्या? द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। अनुपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? विवाद, अनुवाद, अधिकारी, अभिकारी। तो इसमें एक ही आंसर सीधे सीधे दिख रहा है कि अनु उपसर्ग से बना शब्द क्या है? अनुवाद है। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले लगता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है? यानी यहाँ पे देखने वाली बात है कि किस में आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अकथ, अभेद, अचूक, अनुज। ठीक है। तो अकथ में भी आ उपसर्ग लगा है, अचूक में भी आ उपसर्ग लगा है, अभेद में भी आ उपसर्ग लगा है, लेकिन अनुज में आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? डी। 12 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? यानी लुटेरा शब्द में आपको क्या बताना है? प्रत्यय बताना है। कौन से प्रत्यय का यूज हुआ है? तो प्रत्यय क्या होता है? शब्द के अंत में लगता है। तो एरा, र, अ, इरा। तो लुटेरा में क्या प्रत्यय लगा हुआ है? 13 का सही आंसर है ए, एरा प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14। आंसू शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? अच्छी, चक्षु, अश्रु, अश्रु। ठीक है। तो आंसू क्या है? तद्भव है। आंसू क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है क्या? सी, अश्रु। 14 का सही आंसर आंसू का तत्सम रूप क्या होगा? अश्रु होगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। ऊठ किस श्रेणी का शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी। तो 15 का सही आंसर क्या है कि ऊठ जो है कैसा शब्द है? तद्भव है। कैसा है? तद्भव है। ऊठ का तत्सम क्या होता है? ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ। ओष्ठ। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16। जामुन शब्द का तत्सम रूप है यामुन, यामुड़, जम्बू, जाम्बुड़। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है जामुन का तत्सम रूप क्या है? जम्बू है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? पंख, पृष्ठ, लज्जा, शिला, यानी तद्भव शब्द की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है क्या? पंख। पंख क्या है? पंख जो है तद्भव शब्द है। पृष्ठ की बात करें तो पृष्ठ का मतलब होता है पीठ। क्या होता है? पीठ, ठीक है। और यहीं लज्जा की बात करें तो लज्जा का क्या होता है? लाज होता है। क्या होता है? लाज होता है। क्वेश्चन नंबर 18, घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या है कि घर, पहाड़ और नदी क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठाई, दूध, ठंड। तो द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें कौन सा है? दूध है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? क्या कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो हम श्रीमान की बात करते हैं तो श्रीमान क्या है? मान से बना हुआ है श्रीमान। दान से बना है दानी। चमक से बना है चमकीला। यानी ए, बी और डी क्या है? किससे बने हैं? संज्ञा से बना है। लेकिन सुंदर, सुंदर क्या है? संज्ञा से नहीं बना हुआ। अर्थात क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सकर्मक मतलब जहाँ पे कर्म आपको दिखाई दे, ठीक है। मैं चला, वह नहाता है, लड़का सो रहा है, लड़की सिल रही है, ठीक है। सोना, चलना, नहाना, खाना सकर्मक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी, लड़की सिल रही है, यानी लड़की कुछ ना कुछ कार्य कर रही है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है क्या? लड़की सिल रही है सकर्मक क्रिया का क्या है? उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 22, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। संबंध सूचक अव्यय, विशेषण, भाववाचक संज्ञा, समुच्चय बोधक अव्यय। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है कि रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो भर जो है यहाँ पे क्या है? भर यहाँ पे संबंध सूचक अव्यय को बता रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद के शब्द का पर्यायवाची है कमल, गुलाब, कल्पवृक्ष, केवड़ा। तो अरविंद किसका पर्यायवाची है? कमल का। कमल की और पर्यायवाची देखें तो जलज होता है, पंकज होता है, नीरज होता है, अंबुज होता है, सरोज होता है। क्वेश्चन नंबर 24, कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कौमुदी, सौदामिनी, कुमुदनी, कुमुदकला। यानी क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या है? कैरव, नलिनी और चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची हैं? कुमुदनी के हैं। किसके हैं? कुमुदनी के हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अपसरण का विलोम है। अपसरण का विलोम है अभिसरण, अवसरण, शरण, उपसरण। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है अपसरण का विलोम क्या है? अभिसरण है। क्वेश्चन नंबर 26, तिमिर शब्द का विलोम है आलोक, किरण, रंगीन, रंगहीन। तो तिमिर मतलब अंधकार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है तिमिर का विलोम क्या है? आलोक है। क्वेश्चन नंबर 27, नीति का विलोम है कुनीति, रणनीति, सुनीति, अनीति। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है नीति का विलोम क्या है? कुनीति है। क्या है? कुनीति है। क्वेश्चन नंबर 28, तैरती चलती है इसलिए नाव को डैश कहते हैं। रिक्त स्थान में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आएगा? तरणि कहते हैं, तरणि कहते हैं, तरुणी कहते हैं, तरुणी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है तैरती चलती है इसलिए नाव को तरणि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29,
अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का डैश स्वयं में बड़ा काम है। आयोजन, संगठन, प्रयोजन, आरक्षण। तो उचित शब्द क्या फिल होगा? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन स्वयं में बड़ा काम है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है ए, आयोजन। क्वेश्चन नंबर 30, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द है। अप्रमाणित, अप्रमेय, अपरिमित, अनप्रमाणित। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या है? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्रमेय बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, तैरने की इच्छा को कहते हैं तरणेच्छा, तितीर्षा, संतरणेच्छा, जलावतरणेच्छा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है तैरने की इच्छा को क्या बोलते हैं? तितीर्षा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा भ्रम को दूर करना, किसी बात पर ध्यान ना देना, स्वागत के लिए राह देखना, अंधकार दूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 32 मुहावरे का सही अर्थ है आंखें खोल दी, यानी भ्रम को दूर करना। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी भ्रम को दूर कर देना, आंखें खोल देना, भ्रम को दूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 33, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है शत्रु होना, नाक में बीमारी होना, अकारण प्रिय होना, दरिया दिल होना। तो क्वेश्चन नंबर 33 नाक का बाल होना का अर्थ होता है अत्यधिक प्रिय होना। तो ऑप्शन में यहाँ कहीं अत्यधिक प्रिय हमको दिख नहीं रहा है। तो 33 का सही आंसर होगा अकारण प्रिय होना। ऑप्शन के हिसाब से अकारण प्रिय होना। क्वेश्चन नंबर 34, एक पंथ दो कार्य, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है। लोकोक्ति का अर्थ है एक काज होना, लाभ ही लाभ होना, एक काम से 4 लाभ होना, एक ही काम से 2 लाभ होना। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है एक ही काम से 2 लाभ होना, एक ही काम से 2 लाभ होना। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? सरल वाक्य नहीं है, यानी लड़का दौड़ता है, सरल वाक्य है। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, सरल वाक्य है। मैंने लड़के को बुलाया, वो भी क्या है? सरल वाक्य है। इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, यानी क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर है सरल वाक्य नहीं है, यानी इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। ये कैसा वाक्य है? यह एक संयुक्त वाक्य है। कैसा है? संयुक्त वाक्य है। क्यों? क्योंकि ये की के द्वारा क्या किया गया है? जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 36, जिन वाक्यों में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे कहते हैं मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों को जोड़ने के लिए अव्यय का यूज होता है, किसका यूज होता है? अव्यय का, वो सारे क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। तुमको मुझे पढ़ाना है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है, यहाँ पे गलत क्या है? यहाँ पे तुमको के स्थान पे क्या होगा? आपको मुझे पढ़ाना है, आपको मुझे पढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 38, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, संयुक्तवाच्य। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर है, अगर कर्म के अनुसार क्रिया बदल रही है तो कर्मवाच्य, कर्ता के अनुसार बदल रही है तो कर्तवाच्य, भाव के अनुसार बदल रही है तो भाववाच्य,
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर है क्या, कर्म के अनुसार की बात हो रहा है, तो कर्म के अनुसार क्रिया में अगर परिवर्तन होता है तो वहाँ पे कर्मवाच्य होता है। क्वेश्चन नंबर 39, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। ठीक है ना। बाजार से कपड़ा खरीदा, कहाँ से खरीदा, बाजार से खरीदा, तो यहाँ पे कौन सा कारक है, यहाँ पे कर्म कारक है। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर है कर्म कारक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है, कर्ता कारक, अपादान कारक, करण कारक, संबंध कारक। तो जहाँ पे अलगाव दिखाई दे वहाँ पे कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है अपादान कारक, आंसर नंबर बी। क्यों, क्योंकि पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ से हमको क्या बताना है, पुल्लिंग शब्द बताना है। तो तेजस्वी, तपस्विनी, हंसनी, परोपकारिणी। ठीक है। तो पुल्लिंग शब्द क्या है, ऑप्शन नंबर ए तेजस्वी। लालू जी के लड़के का नाम तेजस्वी है। ठीक है। तो इसलिए तेजस्वी क्या है, पुल्लिंग है। तपस्विनी की बात करें तो स्त्रीलिंग है, हंसनी की बात करें तो स्त्रीलिंग है, परोपकारिणी की बात करें तो ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है। कौवा के अंत में ई लगाते हैं, कौवा के अंत में आनी लगाते हैं, कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं, कौवा के पहले मादा लगाते हैं। कौवा के लिंग के निर्धारण के लिए हम कौवा के पहले मादा शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी अगर स्त्रीलिंग होगा तो मादा कौवा, ठीक है, अगर कौवा होगा तो हम सिर्फ कौवा कहते हैं। ठीक है। पुल्लिंग होगा तो सिर्फ कौवा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है। तू आता तो मैं जाता, मोहन आया सीता गई, वह आया था मैंने आम खाया है। ठीक है। तो आसन्न भूतकाल क्या होता है, क्रिया की समाप्ति अभी अभी हुई है। क्या, क्रिया की समाप्ति अभी अभी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है कि मैंने आम खाया है। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है। ठीक है। और परिणामवाचक में भी कौन से परिणामवाचक का, अनिश्चित परिणामवाचक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, यानी क्या बताना है, अशुद्ध शब्द बताना है। अनुषंगिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, दायित्व। इसमें कौन सा अशुद्ध लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर है सी, ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है। क्या होता है, ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक होता है। ठीक है। अनुषंगिक सही लिखा हुआ है, आध्यात्मिक सही लिखा हुआ है, दायित्व भी सही लिखा हुआ है। यानी ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है, ए से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 46, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है। अपभ्रंश, अवधि, खड़ी बोली, ब्रजभाषा। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है अपभ्रंश। क्या है, अपभ्रंश है। कैसे, पहले संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, फिर उसके बाद हिंदी। यानी अपभ्रंश के बाद क्या आई है, हिंदी। तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित
आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश के पैसाची बोली से है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर है पंजाबी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, एफिडेविट का हिंदी अनुवाद होगा शपथ पत्र, प्रस्ताव, समायोजन और विवरण। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर है, एफिडेविट का सही आंसर है क्या होता है? शपथ पत्र। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, एज मेंशनड देयर इन का हिंदी में अनुवाद होगा जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है, यथोक्त विषय, जैसा कि बताया जा चुका है, समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर है जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है, जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, शुद्ध बताना है। प्रतिनिधि, 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 यानी प्रतिनिधि का शुद्ध रूप कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर है बी, यानी प्रतिनिधि ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है। ठीक है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ये हमारे 50 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।